नमस्कार मित्रों। आज सीधू निसट में हमारे साथ बिहारी बाबू वरिष्ठ पत्रकार धनंजय कुमार जी जुड़े। धनंजय जी, आपका स्वागत है। और चूंकि हम गुजरात में बैठे हैं और दो गुजराती लोग बिहार को कंट्रोल करने के लिए आपके यहाँ आ ही रहे हैं, वहां अपनी भाजपाई सरकार बनाने के लिए, और कहते हैं कि अटल जी का स्वप्न था कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। अब मुझे मालूम नहीं है कि अटल जी ने कोई ऐसा स्वप्न देखा था कि नहीं देखा था, मगर पिछले 20 साल से तो नीतीश कुमार के डेप्यूटी के नाते भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में है और फिर एक बार उनको अपनी सरकार बनाना है और इस बार नीतीश कुमार को हटाना है मुख्यमंत्री पद से और भाजपा का मुख्यमंत्री लाना है। अब उनको भी तो उधारी के नेता ही चाहिए, सम्राट चौधरी हो या तो और कोई हो। उधारी के नेताओं को वो प्रदेशाध्यक्ष बना लेते हैं, चीफ मिनिस्टर भी बना लेते हैं, जिन पर आरोप करे भ्रष्टाचार के, जिनके बारे में बुकलेट छापे हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोगों के बारे में कि भ्रष्टाचार शिरोमणि। और आप तो जानते हैं, मुंबई में हम लोग जानते हैं अजीत दादा पवार, जिनके बारे में भोपाल में मोदी जी ने कहा था घोटालेबाज, 70,000 करोड़ का घोटाला, मगर जब वो भाजपा में जुट जाते हैं तो वो घोटालेबाज नहीं रहते। अब बिहार की वर्तमान स्थिति क्या है? क्योंकि तेजस्वी ने नामांकन भरा, मगर उनके ही मित्र पार्टीज के लोग उसमें गए नहीं, राघोपुर में। तो जरा हमें भी अजीब लगा, क्योंकि गठबंधन की सीट्स का उनका अभी घोषणा हुआ कि नहीं वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। एनडीए की घोषणा मान लीजिए कि हो चुकी है, मगर उसमें भी कुछ गड़बड़ियां हैं। आयाराम गयाराम भी तो चल ही रहा है। तो हम ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि बिहार में वस्तुस्थिति क्या है। धनंजय जी। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को भी, सत्यम एवं तथ्यम के दर्शकों को। देखिए, आया राम गया राम तो इस देश की राजनीति का अटूट हिस्सा है और वो मैं उसको बहुत गलत नहीं मानता हूँ, क्योंकि आजादी के कितने साल हो गए, 75 76 77 साल हो गए। 47 से आज 25 जोड़ते हैं तो 78 साल हो गए। और इसमें आदर्श जहां से हम चले थे, जहां पहुंचे हैं, आदर्श जैसी स्थिति कुछ है नहीं है। नहीं, सही बात। सिर्फ वो किताबों में है और वो बोलने के लिए। जब हम सत्ता में नहीं होते हैं तो बड़े बड़े आदर्श बघाड़ते हैं, जब सत्ता में हम आ जाते हैं तो अपने गिरबान में नहीं झांकते हैं। हम फिर ये आदर्श को छोड़ करके येन केन प्रकारेण, नीचता की हद से भी नीचे जा करके हम राजनीति करते हैं। ये हम पिछले 11 साल से भी देख रहे हैं। ये आपके यहाँ से जब चले थे तो क्या कह के आए थे राष्ट्रीय फलक पर? उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को हम नौकरी देंगे हर साल। हर साल, हर साल। किसानों की आय दुगनी करेंगे, भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, काला धन वापस लाएंगे, महंगाई कम करेंगे, पाकिस्तान और चीन को ऐसा झापड़ मारेंगे कि फिर वो नजर नहीं आएगा। ये सब बातें लाल उन्होंने दिखाएंगे। जी, ये सब मोटी मोटी बातें उन्होंने आदर्श की बातें कही थी, है ना। लेकिन ये 11 सालों में हमने क्या देखा? इनमें से एक भी बात कहीं सच होती दिखाई पड़ी? बल्कि उसके खिलाफ लड़ते भी नहीं दिखे। किसानों की आय दुगनी हो इसके लिए क्या किया उन्होंने? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिले, नौकरी मिले, इसके लिए क्या किया इन्होंने? पाकिस्तान और चीन जो है हमसे डरे, इसके लिए क्या किया उन्होंने? काला धन आए इस देश में, इसके लिए क्या किया उन्होंने? बल्कि उन्होंने पिछले दिन तो कहा कि धन काला हो कि गोरा हमारे देश में आना चाहिए। काला धन हमारे देश में कहां से आता है, ये मुझे लगता है आजकल दर्शक भी जानते हैं और हम आप तो जानते ही हैं। 2 बड़ी खिड़की है उसके लिए, एक मॉरिशस है और एक सिंगापुर है, हम सब जानते हैं। जी। मॉरिशस बड़ी चर्चा में रहा पिछले दिनों भी अडानी साहब को लेकर के, अब तो अडानी पे बात ही नहीं कर सकते।
सिंगापुर से भी बहुत सारा काला धन आता है, ये लोगों को पता है। काला धन गोरा होकर के आता है, क्योंकि वहां से जो धन आता है उसकी जांच नहीं होती कहां से आया। तो मोदी जी ने एक तरह से कह दिया कि काला हो कि गोरा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देसी काला काला और विदेशी काला गोरा, ये तो गड़बड़ है। वाह। तो बहरहाल, तो आदर्श की स्थिति अब देश में कहीं नहीं है। जो कुछ लोग आदर्श को माने बैठे हैं, जिसमें से एक मैं नीतीश कुमार को भी मानता हूं, कि नीतीश कुमार ने समाजवादी सोच को कायम रखा और अपने परिवार के किसी व्यक्ति को राजनीति में नहीं आने दिया, न किसी को ठेकेदार बनने दिया बिहार सरकार। तो जी हम कह सकते हैं कि उन्होंने आदर्श स्थिति निभाई। फिर दूसरी स्थिति निभाई आदर्श की, उन्होंने सांप्रदायिक तनाव बिहार में बीजेपी के साथ 18 साल रहने के बाद, 17.5 साल रहने के बाद भी सांप्रदायिक स्थिति नहीं बनने दी। आप कर्नाटक देख लीजिए, आप राजस्थान देख लीजिए, आपका गुजरात देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, क्या स्थिति है यहाँ। मुसलमानों में किस तरह से भय है, आरएसएस के लोग किस तरह से लाठी लेके चल रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में ऐसी स्थिति आपको नहीं दिखी। जी दंगों की स्थिति है, लड़ने वाले लड़ते हैं, लेकिन उस पर बड़ी ताकत से नीतीश कुमार कंट्रोल करते हैं। हिंसा जिसको कहते हैं, अपराध, अपराध बिहार में भी है, बाकी प्रदेशों में है, लेकिन बाकी प्रदेशों में अपराध को लेकर के सरकार कितनी ताकतवर तरीके से लड़ती है। बिहार में अपराध होते हैं तो अपराधी पकड़े जाते हैं, अपराधी छूटे घूम रहे होते हैं, वो वाली स्थिति नहीं बनती। अब फिर है कि बिहार में पिछले 20 साल में जो बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार है, उसमें चली किसकी। तो हम ये कह सकते हैं कि 2020 के पहले तक वहां नीतीश कुमार ने अपनी चलाई, लेकिन 2020 के बाद स्थिति बदली। और उस जी बदली स्थिति में बीजेपी, अभी जैसे समझिए प्रशांत किशोर जी ने आरोप लगाया बीजेपी के नेताओं पर, खुद उनकी पार्टी के नेता पर अशोक चौधरी पे आरोप लगाया करप्शन के, लेकिन नीतीश कुमार ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। बीजेपी ने तो नहीं लिया, बीजेपी तो नहीं लेती, बल्कि बीजेपी तो जो करप्शन का चार्ज लगता है वो तो उपाधि की तरह हो जाता है, कोई पद्म विभूषण या पद्मश्री या कुछ और दूसरे राष्ट्रीय अवार्ड जो है भारत रत्न जैसा हो जाता है, कि अगर अच्छा आरोप लग गया है चलो इसको मंत्री बना देते हैं, ये हमारे योग्य है। कपिल मिश्रा आपके उदाहरण है, कई ऐसे अरे उदाहरण है। दिल्ली में कपिल आपने मिश्रा। कपिल मिश्रा की बात करी, जिसने असेंबली में पूरी एफिडेविट पढ़ी थी एग्जैक्टली। मोदी और जी उसी के ने कहा, कारनामों की। एग्जैक्टली, और उसी ने उसके बाद मुसलमानों के खिलाफ क्या नहीं बोला। तो बहरहाल बिहार में जो स्थिति है कि नीतीश कुमार बीजेपी की गोद में बैठ गए हैं, नीतीश कुमार सेहत के तौर पे स्वस्थ नहीं है, और अब बीजेपी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। नीतीश कुमार के खिलाफ सबसे बड़ा आरोप यही है कि वो जी नीतीश कुमार बीजेपी के गोद में बैठ गए हैं, अब वो खुद फैसला लेने की स्थिति में नहीं है, और अब नीतीश कुमार को दबोच लिया है। सारे, अगर नीतीश कुमार कुछ आए बाएं करेंगे तो उनके सारे सांसद, सारे विधायक सब खरीद लेगी, सब कब्जा कर लेगी बीजेपी। यही नीतीश कुमार के खिलाफ भाई खड़ा किया जा रहा है। बाकी नीतीश कुमार के खिलाफ कोई आरोप उस तरीके से नहीं अभी तक महागठबंधन भी स्थापित कर पाया है। जी नरेंद्र मोदी जी ने, हालांकि जब वो बीजेपी के साथ नहीं थे, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, तब नरेंद्र मोदी ने 25-30 घोटाले गिनाए थे एक सभा में। तेजस्वी यादव ने इस बार जिक्र भी किया उसका। वो जैसे मंत्र पढ़ते हैं ना पंडित जी, फलाना स्वाहा, फलाना स्वाहा, चिलाना स्वाहा, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी पाठ कर रहे थे। ये घोटाला, वो घोटाला, वो घोटाला, वो घोटाला, ये घोटाला, सब 20-25 घोटाले पढ़ दिए थे, और डीएनए। और किसी घोटाले पे कोई चर्चा की। तो नरेंद्र मोदी या बीजेपी बिहार में एक्सपोज्ड है। गांव गांव के लोग जानते हैं नरेंद्र मोदी जो कहता है वो नहीं करता। नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है, बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं। जो बीजेपी के वर्कर नहीं है, बीजेपी के साथ नहीं है, वो तमाम लोगों का यही मानना है कि बीजेपी झूठी पार्टी। जी अब बीजेपी को वोट देने वाले लोग कौन? बीजेपी को वोट देने वाले लोग हैं जो सवर्णवादी हैं, जो सवर्ण हैं,
क्योंकि उनको हिंदू राष्ट्र चाहिए, उनको श्रेष्ठ श्रेष्ठ पद चाहिए, श्रेष्ठ कुर्सी चाहिए। ब्राह्मण है तो उनको जो है, अभी एक सर्वे आया मध्य प्रदेश का, आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश में लड़ाई चल रही है अभी कि ओबीसी को 27% दिया जाए आरक्षण। ओबीसी को 14% है मध्य प्रदेश में। एक प्रसंग बस जिक्र कर रहा हूं, फिर मैं वापस बिहार जी जाता हूं। जी उसमें एक रिपोर्ट दी है कि जो वहां के सर्वे किया गया सरकार की तरफ से ही, शायद या किसी एनजीओ ने किया है मध्य प्रदेश में, उस सर्वे में आया कि 57% लोगों ने माना कि जब सवर्ण उसकी गली से गुजरते हैं उसके घर के सामने से, तो उनको खड़ा होना पड़ता है। ओ रिपोर्ट है, कल परसों की रिपोर्ट है, अगर बोलेंगे तो मैं आपको भेज भी। ओहो 57% पिछड़ों ने माना कि जब सवर्ण हमारी गली से गुजरते हैं, हमारे सामने आते हैं, तो खड़ा होकर उनको प्रणाम करना पड़ता है। आज भी सवर्णों के बीच श्रेष्ठतावाद को लेकर के ये आग्रह है, अगर नहीं खड़ा होंगे तो मारेंगे उसको। कई घटनाएं आई है जहां पे पिछड़ों को और दलितों को बुरी तरह से मारा गया। बिहार की स्थिति क्या है? मध्य प्रदेश में सरकार 25 साल से है, सरकार 20 साल से ज्यादा समय से सरकार है। जी बिहार में यह स्थिति नहीं है। बिहार में कोई ब्राह्मण को भी नहीं मार सकता है ब्राह्मण कह करके, और कोई दलित को भी नहीं मार सकता है दलित कह करके। इसलिए नहीं मार सकता है कि वहां बीजेपी की कुछ चलती नहीं है। होम मिनिस्ट्री जब से नीतीश कुमार सत्ता में आए हैं उन्हीं के पास है। पूरा पुलिस महकमा पूरा प्रशासनिक अमला नीतीश कुमार की मुट्ठी में है। बीजेपी ने बहुत कोशिश की थी 2020 में, लेकिन नीतीश कुमार ने नहीं दिया कि नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। धनंजय जी, तो ये जंगल राज वाली बात मोदी बार बार क्यों कह रहे हैं 20 साल पहले की? देखिए, आप इस देश में समझिए, जो मैं बात कर रहा था आपको उत्तर प्रदेश की स्थिति बता रहा था, गुजरात में भी ये स्थिति है, ये स्थिति वहां राजस्थान में भी है, ये स्थिति उत्तर प्रदेश में। पूरे सिस्टम में सवर्ण और सवर्णवादी भरे हुए हैं। राहुल गांधी जो कहते हैं 90% जो संख्या में है वो 3% के करीब है, और जो 10% है वो 97% है, वो हवा में नहीं कहते। आप सिस्टम में आप कहीं अपने आसपास देख लीजिए। मैं तो पत्रकारिता में भी देखता हूँ, छोड़ दीजिए वो तो सरकारी नौकरी और फलाना, जी पत्रकारिता में भी सवर्णवादियों का कब्जा है। यही वजह है कि जब बीजेपी सत्ता में आई तो पत्रकारों की बड़ी लॉबी, सारे बड़े चैनल घुटने पे रेंगने लगे बीजेपी के सामने, और हिंदू मुसलमान से लेकर के दलितों के खिलाफ जितना जहर उगला जा सकता है, पिछड़ों के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ, तमाम चैनलों में कहा जा रहा है, बोला जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार ने ये नहीं होने दिया। हालांकि नीतीश कुमार ने कई चीजें होने दी, जैसे जब वहां जाति गणना हुई और जाति गणना होकर के आया कि 65% आरक्षण दिया जाएगा पिछड़ों, दलितों और अनुसूचित जनजातियों को मिला करके, 15% हम बढ़ाएंगे, वो नहीं बढ़वा सके नीतीश कुमार। वो नहीं बढ़ना था, क्योंकि जो हमारा जो ये संविधान है वो 50% का कैप लगाया हुआ है। 50% से नहीं, आगे एक सेकंड धनंजय जी, उसमें भी मोदी ने संविधान में संशोधन करके 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 60% तो हो ही गया। नहीं, लेकिन उसको अलग तरीके से देख रहा है। उसको कह रहे हैं कि जातिगत आधार पर जातीय भेदभाव कम करने के लिए 50%, और वो आर्थिक भेदभाव खत्म, आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए, दोनों को अंतर किया है, जानबूझ करके किया है। उसकी अलग कहानी है, उस पर मैं अभी नहीं आऊंगा, बाद में किसी दिन आएंगे उस पर। आज तो हम इलेक्शन पर जाएंगे। जी, तो वो प्रसंग नीतीश कुमार के प्रसंग से मैं कह रहा हूँ कि जी 50% का जब कैप था, तो 65% जब आरक्षण लागू किया नीतीश कुमार ने, बिहार में अधिसूचना जारी की, तो वो लागू नहीं हो सकती थी, क्योंकि कोर्ट में जाएगा कोई आदमी, और ये बीजेपी का आदमी, आरएसएस का आदमी जाता है, कोई और नहीं जाता है। ये आरएसएस बीजेपी वाले यही करते हैं। आरएसएस बीजेपी का आदमी गया, हाईकोर्ट में रोक लगी, सुप्रीम कोर्ट गए, झूठ मूठ करके ये जाना था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब एक रास्ता था, जो रास्ता तमिलनाडु के लिए निकाला मनमोहन सिंह सर, ये जयललिता ने
जयललिता के समय नरसिम्हा राव सरकार में 1992 में जी जिसमें नवम अनुसूची में उसको 9 शेड्यूल में डाला गया। 9 शेड्यूल में डालने का मतलब होता है उस पर कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। बराबर। क्या नीतीश कुमार ने 9 शेड्यूल में डलवाने के लिए नरेंद्र मोदी पे प्रेशर बनाया? नहीं बनाया। तो ये नीतीश कुमार ने ब्लंडर किया। इससे एक बात जाती है कि नीतीश कुमार दबाव में है। दूसरी बात, जब आरक्षण के बाद फिर आया वक्फ कानून, आया वक्फ बोर्ड वाला जो लॉ आया, उस पर जो नीतीश कुमार के प्रतिनिधि थे वहां लोकसभा में, ललन सिंह, जो किसी जमाने में प्रेसिडेंट हुआ करते थे नीतीश कुमार की पार्टी के, उन्होंने जो बयान दिया, जो बोला, वो बीजेपी के लाइन से भी एक कदम ऊपर था और इसका भारी रिएक्शन हुआ। मुस्लिम समाज जो नीतीश कुमार के साथ खड़ा था बीजेपी में इनके साथ होने के बाद भी, क्योंकि मुस्लिम समाज मानता है कि जितना नीतीश कुमार ने बिहार में अपने शासनकाल में मुसलमानों के लिए किया है उतना आज तक किसी ने नहीं किया है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो मुस्लिमों की जो जगह थी, कब्रगाह थी, मस्जिदें थी, मजारें थी, उन सब की घेराबंदी करवाई नीतीश कुमार ने, अवैध कब्जा हटवाया। तो इसके लिए उनकी तारीफ की जाती। हिंदू मुसलमान दंगा उस तरह से नहीं होने दिया, मुसलमानों के खिलाफ नफरत खड़ा नहीं होने दिया। लेकिन पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार के साथ मुस्लिम नहीं आए। 5 कैंडिडेट उतारे थे, 5 हार गए। हालांकि इस बार उन्होंने 4 कैंडिडेट फिर दिए। तब तक हल्ला हो रहा था कि नीतीश कुमार ने भी कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया, लेकिन आज जो रिपोर्ट आई है उसमें मुस्लिम कैंडिडेट 4 उतारे हैं, है ना, 4 उतारे हैं और 4 में से शायद 1 महिला है और बाकी जो है पुरुष है जी मुस्लिम। मैं 1 सेकंड, मैं अगर आप 1 सेकंड मुझे दे तो मैं वो बता ही दूं। मुस्लिम कैंडिडेट जो है दिए हैं इन्होंने, 4 कैंडिडेट दिए। अररिया से श्रीमती सगुप्ता अजीम, जोकीहाट से जनाब मंजर आलम, अमौर से श्री सबा जफर और चैनपुर से मोहम्मद जमा खान। ये मोहम्मद जमा खान बीएसपी से जीत के आए थे। इनको नीतीश कुमार ने अपने साथ लिया, मंत्री बनाया, क्योंकि कोई मुस्लिम कैंडिडेट इनके जीत के आए नहीं थे। तो जमा जी खान को वहां से आए और इनको मंत्री बनाया नीतीश कुमार ने। ये अब इनकी पार्टी में है इसलिए इनको टिकट दिया, तो 4 टिकट दिए। अब बात आती है कि ये जो भय खड़ा किया गया कि नीतीश कुमार अब बीजेपी की गोद में बैठ चुके हैं, कुछ नहीं हो सकता है, और इसकी जो बड़ी वजह रही जो मैंने आपको बताया, वो आरक्षण वजह रही कि आरक्षण नहीं करवा पाए, और दूसरा वक्फ कानून पर जो उन्होंने स्टैंड लिया उसकी बड़ी घोर निंदा हुई। ये 2 पहलू बड़े इंपॉर्टेंट। और उनके ललन सिंह और वो संजय, वो दोनों भी मोदी के भक्त हो गए हैं। इसमें एक मैं खाली कह दूं आपको कि संजय झा तो उधर से ही आए थे, अमित शाह जी ने उनको भेजा था भेजा कि ये था, अच्छा बराबर। आदमी है, इसको अपनी पार्टी में रख लीजिए, जिससे प्रशांत किशोर को भेजा था। लेकिन ललन सिंह जो है ना, वो बीजेपी के नहीं हो सकते। वो मीडिया में प्रचार हो रहा है, चीजें हो रही है। ललन सिंह एक तो जेपी के आंदोलन के समय के व्यक्ति है। ललन सिंह और नीतीश कुमार का बेहद क्लोज रिलेशन है। एक समय वो बाहर भी चले गए, लेकिन नीतीश कुमार के बेहद करीबी है, विश्वस्त है। नीतीश कुमार को धोखा देने का काम ललन सिंह मरते दम तक नहीं करेंगे। ललन सिंह की कुछ व्यक्तिगत किसी से लड़ाई हो, जो जो चर्चा हुई कि भागलपुर बांका से जो बांका से नहीं, भागलपुर के जो सांसद हैं, भागलपुर के सांसद मंडल साहब ने जो है गुस्सा किया कि हम जो है इस्तीफा दे देंगे, चूंकि उनकी बात सुनी नहीं गई। वो उनसे अपना, चूंकि भागलपुर मुंगेर अगल बगल के लोकसभा सीट और जी ये उसके प्रभारी थे, तो ये जाहिर है अपने तरीके से काम किया इन्होंने, उसके नहीं, लिए आपने आलोचना हुई। आपने आपने ठीक ही कहा कि भाजपा से कुछ लोगों को भेजा जाता है। हो सकता है ललन सिंह वो उनके खास हो, मगर गुजरात में जैसे आम आदमी पार्टी के पहले जो संयोजक थे सुखदेव पटेल, वो खुद कह रहे थे कि मेरी कमेटी में जितने लोग हैं वो सब अमित शाह ने भेजे हुए लोग हैं।
सुखदेव पटेल गुजरात के आम आदमी पार्टी के पहले चीफ थे, तो ये तो हम समझ सकते हैं। मगर अब नीतीश कुमार की स्थिति क्या है? नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री रहने देंगे? नीतीश कुमार बेसिकली किसी की सुनते नहीं है। नीतीश कुमार किसी की सुनते नहीं, सुनते हैं तो करते अपने मन की। सुनते तो हैं लेकिन किसी का आदेश नहीं सुनते हैं। सलाह करेंगे, मशवरा करेंगे, आपसे राय लेंगे क्या हो सकता नहीं हो सकता है, करेंगे वही जो उनके मन में। आज तक उनको किसी ने दबाया नहीं, उनका इतिहास यही है। मगर उनके 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 समर्थक आईएएस अधिकारी, उनके निष्ठावंत आईएएस अधिकारियों के यहाँ तो ईडी के छापे पड़े, उनके लोगों पर ईडी के छापे पड़े, मुख्यमंत्री रहते हुए, भाजपा के साथ रहते हुए। तो एक और तेजस्वी यादव और लालू का परिवार है जिन पर आरोप फ्रेम हो रहे हैं, और एक और ये है। तो अब माहौल क्या बन रहा है? देखिए, ये जो आरोप है, जो ईडी का छापा है, उससे आम आदमी को कोई असर नहीं पड़ रहा। बीजेपी कंप्लीटली बेईमान और धोखेबाज पार्टी के तौर पे बिहार में चर्चित है। ये बेईमान पार्टी है, धोखेबाज पार्टी है, ये बनियों की पार्टी है, ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। ये है वहां की इमेज। इनकी इमेज सिर्फ बचा के रखा हुआ है हिंदू पार्टी। ये देशभक्त पार्टी नहीं है, ये भी सबको मालूम। तो अब सवाल खड़ा होता है कि ये जो लालू पे लगाए आरोप या किसी और, क्या करेंगे? ये 101 समझिए खड़े किए हैं नीतीश कुमार ने, और मान लिया कि 50 जीत करके आते हैं, तो 50 विधायकों को जेल में बंद कर देंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे कि जितने वहां विपक्ष के या इनके साथ नहीं आने को तैयार है, उन सबको ईडी से मुकदमा करवा के बंद कर देंगे? इतना आसान है? बिहार के लोग ये बात जानते हैं। देखिए, जब नेता नहीं डरता है ना, बड़ा नेता जैसे तेजस्वी नहीं डर रहे हैं, तो किसी को डरा नहीं सकता। वैसे नीतीश कुमार वहां डरने वाले नहीं है। नीतीश कुमार जब तक जीवित है, क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार को पकड़ के जेल में बंद कर देंगे? ये इनकी हैसियत है? नहीं हो सकता। बीजेपी के लगभग नेता चोर हैं बिहार में। हम्म कुछ ही परसेंट होंगे जो ईमानदार होंगे। जो सत्ता में रहे वो सब चोर है ज्यादातर, जिनके खिलाफ करप्शन के चार्जेज हैं। जब सरकार बदलेगी कि अगर ढूंढेगी तो देखिएगा कितना भयंकर तौर पे मिलेगा। खुलेआम है। हालांकि करप्शन बिहार में तो शीर्ष पर है, नीतीश जी के मंत्री भी उससे बरी नहीं होंगे। दो मोर्चों की बात हुई। अब प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल वो भी वहीं पर घुसे हैं, और ओवैसी भी आ रहा है। देखिए, आने को तो कोई भी फ्री है। देश की जितनी पार्टी है सब चली जाए वहां, किसी को रोक तो है नहीं। लेकिन आपके पास कार्यकर्ता भी तो होने चाहिए। बूथ पर खड़ा करने के लिए 2 आदमी तो होना चाहिए। एक विधानसभा का चुनाव लड़ना मजाक थोड़े है। तो जो लड़ना चाहता है चुनाव, कॉम्पिटेंट है, वो इनके पास थोड़े जाएगा। वो तो जाएगा, सरकार कौन बनाएगी? क्या आम आदमी पार्टी वहां सरकार बनाएगी? क्या AIMIM सरकार बनाएगी? कौन सरकार बनाएगी? तो सरकार इन्हीं दोनों में से कोई बनाएंगे ना। गठबंधन के लोग बनाए या एनडीए के लोग बनाए। तो एनडीए और गठबंधन को मिला दीजिए तो 14 पार्टियां हैं। हम्म महागठबंधन में 9 पार्टियां हैं, हम्म एनडीए में 5 पार्टी है, तो 14 पार्टी हो गई। तो 14 पार्टी में मतलब 14 उम्मीदवार चाहिए ना। गठबंधन है, चलिए एक उम्मीदवार इनका, एक उम्मीदवार इनका, तो उनके तो 14 पार्टी के लोग हैं ना। 9 पार्टी के लोग हर जगह खड़े हैं ना। इनके हर हम्म जगह 5 पार्टी के लोग खड़े हैं ना। इनके कौन खड़े हैं? आम आदमी पार्टी का कौन खड़ा है? प्रशांत किशोर वोट का कट कौन रहा खड़ा है। है? एक वोट अकेला कट आदमी रहा है है। ना। तो एक अकेला आदमी एक विधानसभा में समझिए 300 बूथ है, मान लिया कि एग्जाम्पल, एग्जैक्टली फिगर नहीं दे रहा, तो 300 आदमी चाहिए ना हर बूथ पर आपको। 300 आदमी लाने मतलब समझ रहे हैं, आजकल कोई फ्री में काम नहीं करता है। कोई नहीं सही काम बात। करता है, सही बात। सब पैसे लेते हैं। तो 300 बूथ पर 300 आदमी लगाइएगा, तो हर दिन कितना पैसा लेगा? 1000 से कम तो नहीं लेगा कोई। इतना पैसा तो देने की भारतीय औकात में जनता है? पार्टी के पास तो पैसे बहुत हैं। तो वो खड़ा कर देते हैं। लेकिन वो भी 243 पर लड़ने की हैसियत में नहीं है ना। बीजेपी सब संपन्न पार्टी, धन है, बल है, जन है, सत्ता है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, सब है। हिंदू है, भारत माता है, सब है। राम है, कृष्ण है, सीता है,
कोई है जो नहीं है जगन्नाथ बीजेपी के है, साथ? जगन्नाथ है अभी तो। सब हैं। जगन्नाथ बिहार में नहीं चलते, बिहार में सीता को चलाना चाह रहे हैं। तो सब हैं, बावजूद इसके आप जो है 101 ही सीट पे क्यों लड़ते हो? जी 243 पे क्यों नहीं लड़ रहे? तो इससे आंक लीजिए कि कितनी बड़ी पार्टी है बिहार में बीजेपी। इससे अंदाजा लगाइए और इससे ये भी अंदाजा लगाइए कि नीतीश कुमार ने जो 5 सीटें दे दी गई थी उसको, 2 सीटें दे दी, ले ली थी खुद बीजेपी ने, वो 7 सीटों पे कब्जा कर दिया, बोला हम ही लड़ेंगे, भगाओ इधर से। कोई कुछ बोल पाया? चिराग पासवान ने कोई एक लाइन आपने सुना कि नीतीश कुमार ने मेरी 5 सीटें ले ली, मैं नहीं नहीं दूंगा? नहीं। हाँ जो उसके नेता थे उमेश उपेंद्र कुशवाहा, उनकी एक सीट महुआ सीट ले ली गई, परेशान हो गए, और वो चिराग पासवान ने झपट ली कि महुआ से तो हम ही हाँ। लड़ेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा गए दिल्ली, मन मनौवल हुआ, दिल्ली गए, फिर उनको कुछ आश्वासन दिया गया, दो अलग सीट दी गई, अब तक उन्होंने उस पर उम्मीदवार खड़े नहीं किए हैं। तो ये ताकत पता चलती है ना किसकी कितनी ताकत है। चिराग पासवान तो हनुमान है ना। मोदी जी के। हाँ, राम के हनुमान। मोदी जी राम है, वो हनुमान है। तो राम के हनुमान को वहां जो है जरासंध, अगर मान लीजिए मगध में जरासंध थे या मगध में फलाना थे, किसी का नाम ले लीजिए, मगध के जो ताकतवर लोग थे, तो नहीं चली ना उनकी, न राम की चली न हनुमान की चली। भाई 5 सीट नीतीश कुमार ने घोषणा के बाद छीन लिए, बीजेपी की 2 सीट छीन ली, तो 7 सीट पर बोलते हैं ना कि नीतीश जी नहीं, आपको सीट नहीं मिलेगी। इससे क्या पता चलता है कि नीतीश ताकतवर है? धनंजय जी, बीजेपी ताकतवर नहीं है। आप नीतीश के बारे में इतना कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि कल नीतीश पलटी भी मारे, पलटू राम तो नाम चाचा जी का हो ही गया है, तो वो आरजेडी के साथ जा सकते हैं। देखिए उनके स्वाभाविक साथी वही है। ये निकल करके आए हैं समाजवादी राजनीति से, लालू और नीतीश। लालू नीतीश दोनों कट्टर दोस्त हैं, चूंकि जो आंदोलन चल रहा था 1974 का, जी आंदोलन में दोनों दोस्त थे। ये इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, वो पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे। जी। और भी साथी थे, कई साथी थे, लेकिन ये दोनों महत्वपूर्ण मान लीजिए आप। तो नीतीश कुमार से झगड़ा जब हुआ लालू प्रसाद का, पहले ये जान लीजिए कि लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री बनाने में नीतीश कुमार का भी योगदान है। हम्म। लालू प्रसाद जब पहले फैसला लेते थे, जब मुख्यमंत्री बने थे, तब उसमें नीतीश कुमार का उसमें सहमति अनिवार्य होती थी। बाद में लालू प्रसाद जी को लगा कि हम खुद ताकतवर हो गए, राष्ट्रीय जनता दल और क्या क्या हुआ, तो नीतीश कुमार का कमजोर होना शुरू हुआ, लालू प्रसाद जी के यहाँ झगड़ा शुरू हुआ। नीतीश कुमार ने अलग पार्टी बनाई, समता पार्टी। समता पार्टी ने फिर अलायंस किया, समता पार्टी अपने तौर पे खड़ा होने का प्रयास किया, खड़ा नहीं हो पाई, तो बीजेपी के साथ अलायंस किया। आप गौर कीजिए, आप गौर कीजिए, मैं एक और बताता हूँ। एक साथी जो है, जो नीतीश जी के बड़े पुराने साथी थे, हमारा उठना बैठना होता है जब हम पटना जाते हैं उनके साथ, तो वो सारी कहानी सुनाते रहते। वो कहानी सुना रहे थे कि जब लालू से झगड़ा हो गया, फिर नीतीश को समझ में नहीं आया, क्योंकि समता पार्टी ने कुछ काम किया नहीं, सब लगा उनको कि राजनीति खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि लालू से एक बार फिर बात करिए। नीतीश कुमार के सीधे लालू जी से बात नहीं हो पाती थी, उस समय इतना रिश्ता खराब हो गया था। तो उन्होंने कहा कि लालू जो है आपको किसी भी कीमत पर अपने साथ नहीं लेंगे। तो कहा उन्होंने कि हमने कहा कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी ज्वाइन करने से अच्छा है कि हम आत्महत्या कर लें जहर पी करके। फिर वो गए दिल्ली। दिल्ली गए तो जॉर्ज फर्नांडिस उस समय नेता थे समता पार्टी के। हम्म। तो कहा, उन्होंने फोन किया दूसरे दिन उनको, जो हमको कथा सुना रहे थे, कि अरे यहाँ तो जॉर्जवा कह रहा है कि बीजेपी के साथ अलायंस कर लीजिए, तो बीजेपी के साथ अलायंस करने कह रहा है, तो अलायंस हो जाएगा। और बीजेपी के साथ वहां अलायंस हुआ। लेकिन जब बीजेपी के साथ अलायंस हुआ, तब अडवाणी जी और अडवाणी जी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी में आसमान जमीन का अंतर है। फिर आप याद कीजिए कि वहां तो वो रहे, और उसके बाद बिहार में भी सरकार बनाई। उसके बाद जब 2013 में अनाउंस हुए मोदी जी,
कि अब यही प्रधानमंत्री पद के लिए होंगे, तो नीतीश कुमार ने बगावत कर दी। नीतीश कुमार ने बीजेपी को सत्ता से बाहर निकाल दिया, कहा कि हम बीजेपी के साथ नहीं है, और बाहर से आज जो महागठबंधन है उसने सपोर्ट किया। आपको याद होगा मनमोहन सिंह ने कहा था कि नीतीश कुमार धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हैं। बाद में फिर 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार अलग लड़े लोकसभा चुनाव में, महागठबंधन के साथ नहीं लड़े, बीजेपी के साथ नहीं लड़े। उनको लगा था कि अकेले लड़ेंगे और हम ठीक ठाक सीट ले आएंगे, फिर देखते हैं राजनीति। लेकिन उनको मात्र 2 सीट मिली, एक नालंदा एक पूर्णिया, तो 40 सीट में से 2 सीटें मिली, तो बहुत बुरी हार हुई। और नीतीश कुमार को वहां लगा कि हमने ये जो अकेले खड़ा होने का फैसला लिया वो गलत फैसला था, लोग हमारे साथ नहीं खड़े। वहां से नीतीश कुमार में कुंठा आनी शुरू होती, वहां से नीतीश कुमार का विजनरी जो नेता होने की छवि थी, या जो छवि वाले नेता की जो छवि थी, वहां से ब्रेक होना शुरू होता है। उसके बाद वो आते हैं आरजेडी के साथ, महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं 2015 का जी विधानसभा चुनाव। 2015 के विधानसभा चुनाव में सत्ता उनके पास आ गई, नीतीश कुमार के पास। फिर इधर गए तो नीतीश कुमार को लालू जी ने कहा पलटू राम। पलट तो सब जाते हैं, सत्ता के लिए कौन नहीं पलट रहा है। लालू प्रसाद यादव ने क्यों समझौता किया था, अपने बेटे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना था। फिर बराबर 2010 के चुनाव में लालू प्रसाद के पास सिर्फ जो है 22 सीटें या 23 सीटें थी। रामविलास, एक सेकंड सर, एक सेकंड। क्या है? नहीं, सॉरी। तो उस समय लालू प्रसाद यादव जी की 25 सीटें, लालू प्रसाद यादव प्लस रामविलास पासवान, 2010 का चुनाव आपको याद दिला रहा। 2010 के चुनाव में दोनों थे, दोनों मिलकर लड़े थे, तो इनको आई थी 25 सीटें। उसके बाद आप गौर कीजिए कि 2015 में 80 सीटें आई आरजेडी को, आरजेडी फिर से जीवित हो गई। तो नीतीश से समझौता नहीं करना चाहिए था, किया ना, किसने किया? लालू प्रसाद यादव ने किया। नहीं, यानी हमारा समय भी हो रहा है धनंजय जी, तो मुझे ये बताइए, नीतीश इतने मजबूत हैं व्यूहात्मक दृष्टि से, तो आने वाले चुनाव में होगा क्या? देखिए, आने वाले चुनाव में बड़ा क्लियर है, वहां 2 फैक्टर है, एक नीतीश कुमार और दूसरा तेजस्वी यादव। हाँ, नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा विलन है उनकी उम्र, और तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ा विलन है उनके पिताजी की जो विरासत कही जाती है, जंगल राज, फलाना ढिमकाना। यादव, खास करके यादव राज जो है, क्योंकि 14-15% यादव है, तो यादव एग्रेसिव हो जाते हैं तो लोगों को उससे डर लगता है। जी हालांकि तेजस्वी जब से आए हैं तो वो कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, जी लेकिन बीजेपी के हाथ में सत्ता चली जाए ये बिहार के लोग नहीं चाहते। तो नीतीश से सत्ता अगर छीन जाती है एज के हिसाब से और बीजेपी के कब्जे में चली जाती है, ये बिहार के लोग नहीं चाहेंगे। तो अब है कि यानी अब तेजस्वी यादव की इसका तरफ जाएंगे। मतलब ये हुआ कि आरजेडी और नीतीश यदि साथ में आ जाते हैं तो बिहार की जनता को कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। ऐसा कह सकते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा और हो चुका कई बार, और ऐसा है, क्योंकि एक दूसरी मोदी वजह है। मोदी शाह होने देंगे वो? नहीं, मोदी शाह जी क्या कर लेंगे, 2-4 सीट रहेगा तो इधर उधर करेंगे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो है अभी जो स्थिति है उसमें पता जी नहीं चल रहा, अभी बड़ा हौच पौच है। चुनाव होने जी दीजिए तब हम कुछ बता पाएंगे, कहाँ किसका कैंडिडेट है, कैसा है। अभी बहुत अध्ययन भी उस तरह से नहीं हुआ है। अभी जी तो जो परसेप्शन है, बाह्य परसेप्शन है, उसके आधार पर हम विश्लेषण कर रहे या हैं। और इसमें चुनाव होने के बाद अभी नेक टू नेक लग रहा है कि दोनों आसपास है, हम्म क्योंकि बीजेपी का परसेप्शन भी बढ़ा नहीं है, उसके पक्ष में नहीं गया। मोदी जी कमजोर हुए, हम्म नीतीश कुमार भी कमजोर हुए। जी। तो जब और नीतीश कुमार भी तेजस्वी भी कमजोर हुए, कमजोर नहीं हुए क्या? क्या? तेजस्वी भी कमजोर नहीं हुए क्या? नहीं, तेजस्वी कमजोर कैसे हो, तेजस्वी तो मजबूत है। अच्छा, तेजस्वी सिंपैथी फ्यूचर है। मिलेगी, सिंपैथी मिलेगी। जी, सिंपैथी मिले ना मिले, तेजस्वी की तरफ लोगों का रुझान है, सरकार बदलना चाहते हैं।
ओके। मैंने क्या कहा, मैंने जो कहा वो लाइन फिर से मैं दोहराता हूँ। बीजेपी की सरकार वहां नहीं बनने देना चाहते, क्योंकि बीजेपी का मतलब होता है आरक्षण विरोधी, बीजेपी का मतलब होता है ब्राह्मणवादी, बीजेपी का मतलब होता है हिंदू मुसलमान। वाह। वहां के लोग ये तीनों प्रसंग नहीं चाहते। और हाँ समझिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पिछली बार 15 सीटों का अंतर था दोनों के बीच में, इस जी। बार भी वैसा ही कुछ अंतर होता है। अगर समझिए बहुमत मिल जाता है महागठबंधन को, तो फिर खेल खत्म। राइट। लेकिन अगर बहुमत नहीं मिलता, अगर बहुमत एनडीए को मिलता है तो क्या होगा? असल सवाल यहाँ हम्म। है हम्म। कि अगर एनडीए को, एक लाइन 1 मिनट में खत्म करता हूँ, अगर जी। बहुमत अगर एनडीए को मिलता है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं या नहीं बनते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। हम्म। बीजेपी का अप्रोच होगा कि हम नीतीश कुमार को निपटा दें, हम्म। लेकिन बीजेपी को अगर लगता है कि हम नीतीश कुमार को निपटा दें और उनका बहुमत के करीब नहीं है, तो महाराष्ट्र, जो अक्सर लोग कहते हैं महाराष्ट्र वाली स्थिति होगी, शिंदे बन जाएंगे। उनको राजनीति की बिल्कुल समझ नहीं। शिंदे और नीतीश कुमार में भारी अंतर है। जी। शिंदे बीजेपी को रोक नहीं पाए, शिंदे की जमीन नहीं है। शिंदे जब तक सत्ता में है तब तक है, जिस दिन सत्ता से बाहर होंगे कहानी खत्म हो जाएगी। नीतीश कुमार सत्ता में बने रहे लंबे समय से अपने दम पर, बीजेपी को अपने कंधे पे बिठाया हुआ है। शिंदे बीजेपी के कंधे पे बैठी हुई जी। जी। सही बात। सही थी, ये बात। अंतर है। तो अगर वो छेड़छाड़ करेंगे तो फिर, अगर एनडीए की सरकार बनती है, नीतीश कुमार के साथ छेड़छाड़ करते हैं, नीतीश कुमार कुछ को प्रॉब्लम हो जाती है स्वास्थ्य को लेकर के, बनाना पड़ता है दूसरे को, तो सरकार अस्थिर सरकार होगी, गिर जाएगी सरकार, जी। नहीं चलेगी सरकार। जी। अच्छा, आज यानी वैसे आपने बहुत अच्छे ढंग से हमें समझाया, दर्शकों को समझाया, मगर चित्र स्पष्ट हो जाए, नॉमिनेशन फाइल हो जाए, विड्रॉल आ जाए, उसके बाद में मेरे ख्याल से एग्जैक्टली। चित्र स्पष्ट होना है। उसके बाद में हम फिर से मिलेंगे। आप आज हमारे साथ जुड़े उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। नमस्कार।